हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर जो है 5500 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है? रेनफॉल इज रीज़न फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें बोला है, पहला है बोथ 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। स्टेटमेंट वन में था रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग। ठीक है, बिकॉज रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन टू मेक इट अ वीक एसिड। तो ये रीज़न तो सही है, सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट रीज़न है रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑल्सो लाइक अ ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर वन इज द ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग। स्टेटमेंट सही है। दूसरा, फ्लोरा एंड फाउना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ये भी सही है। पेरेंट रॉक्स डिटरमाइन द टेक्सचर एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ये भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, विच इज कॉल्ड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स को चूज करना है, कौन सा पेयर सही करेक्टली मैच है। ठीक है, पहला है टाइफून। टाइफून इंडियन ओशन में आता है? नहीं। इंडियन ओशन में क्या आता है? तो साइक्लोन। तो ये और 1 और 2 दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो भी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन 3 और 4 इज द करेक्ट। हरिकेन कहाँ आता है? यूएसए में। और विली विली कहाँ बोला जाता है साइक्लोन को? तो ऑस्ट्रेलिया साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द ब्लैक कार्बन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक कार्बन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ गैसियस सब्सटेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द complete combustion of the fossil fuel and biomass. Is it true? No, it's not true, because gaseous substance नहीं होगा कार्बन का। इट इज़ अ नॉट gaseous substance and that results, but it's not a gaseous substance but a particulate matter। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। इट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट lowers the albedo of the earth's surface that causes temperature rise. It's also true. So answer is option C, which is 2 and 3 are correct. Okay, एंड अल्बीडो क्या होता है? तो अल्बीडो होता है, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो अल्बीडो होता है जो हमारा इनकमिंग सोलार रेडिएशन जो आता है उसके बाद जो रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको अल्बीडो कहते हैं। उस प्रोसेस को अल्बीडो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ विंड। फोर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ विंड। First one is in the movement of wind, the Coriolis force acts parallel to the direction of the pressure gradient force. No, it's not parallel, it's perpendicular. Perpendicular, okay. So statement 1 is wrong. Next is when there is no friction and the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force, the resultant wind is known as geostrophic wind. It's correct. So answer is option B, which is called only 2 is correct. Okay, and if we are talking about movement of wind, wind are always move winds are always move high pressure to
लो प्रेशर, ओके। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है टेम्परेचर लो होता है, और जहाँ पे लो प्रेशर होता है टेम्परेचर इज़ हाई, ओके। ये कॉम्बिनेशन हमेशा होता है। एंड द एयर इन मोशन इसको, और विंड को इसको कहते हैं, तो विंड उसको कहते हैं जब एयर मोशन में हो, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। इन द नेबरहुड ऑफ द एवोल्यूशन आइलैंड in the Pacific Ocean and between Greenland and Iceland in the Atlantic Ocean, low pressure centers are found due to which of the following pressure belt? तो वो कौन सा होगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर नहीं, ये तो इक्वेटर पे होगा, ओके। दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हो जाएगा 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में, तो ये भी नहीं होगा। एंड सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में, मतलब बोथ हेमिस्फेयर में, ओके। एंड पोलार तो हो जाएगा नियरली टू पोल रीजन, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखते हैं। देयर एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी डिफरेंसेस ऑफ द एयर मासेस। नो, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एनर्जी डिपेंड करता है लैटेंट हीट पे, फ्रॉम द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ओके। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग इन नीनो ईयर्स स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स अकर इन द ईस्ट पैसिफिक ओशन रीजन, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगर हम मैप में इसको देखना चाहें, लेट मी ड्रॉ द मैप। तो अगर ये पैसिफिक ओशियन है तो ये इसका ईस्ट साइड में ओरिजिनेट होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लो वर्टिकल विंड शेयर इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टावरिंग cumulonimbus क्लाउड एंड साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये लो नहीं, हाई वर्टिकल विंड शेयर इनहिबिट्स होता है, ओके। एंड टावरिंग cumulonimbus cloud and the cyclonic vortex, okay. And the presence of ये vortex, साइक्लोनिक vortex क्यों होता है? तो प्रेजेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, इसके वजह से। और कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है नॉर्थ साइड में राइटवर्ड, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of northern plains, Bhabar is best described as, Bhabar is best described, पहला है the belt where most of the stream remerge without having any properly demarcated channels. नहीं, this is wrong. The belt having a fold and old new alluvial deposit. No, this is not. And the belt where streams and rivers coming from the mountain deposit having heavy material and material of rocks and boulders. This is called correct, okay. And if we talk about option 2, the belt having old and new alluvial deposit is called Khadar and Bhangar, not the Bhabar, okay.
सो दिस इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. इफ़ वी सी द इमेज काइंड ऑफ थिंग, सो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद ये बहते बहते इधर आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड भाबर. ओके. उसके बाद यहाँ से री इमर्ज होगा जिसको हम लोग तेराई रीजन बोलते हैं, तेराई रीजन. देन ये यहाँ से इधर फिर आएगा, दिस इज कॉल्ड रिवर फ्लोइंग. ओके. सपोज दैट दिस इज कॉल्ड रिवर फ्लोइंग एंड this is the area of Khadar, which is called new alluvial soil, and this area is Bhangar, which is called old alluvial soil. Okay. So if you're, this is the diagram. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. एंड ये हमेशा और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका नॉर्दर्न प्लेन का भाबर का, तो होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस में. और नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करता है भांगर को, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में बताया, भाबर तराई रीजन एंड एलुवियल प्लेन. और एलुवियल प्लेन को ही दो में हम लोग डिवाइड करते हैं. एलुवियल प्लेन को, जिसमें एक पहला हो जाता है खादर एंड दूसरा हो जाता है भांगर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to temperature inversion consider the following statements. It can, पहला statement है, it's talking about temperature inversion. First statement is it can be observed in ice covered areas as these areas have a high albedo. Okay. Is it true? Yes, it's true. Okay. Next statement is it leads to the stable stratification of air that prevents or retard vertical air motion. It's also correct. Next statement is the stability of the night temperature inversion is usually destroyed after sunlight. क्योंकि जब सनराइज होता है उसके बाद ये डिस्टर्ब हो जाता है. ओके. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी विच इज कॉल्ड 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. और अगर हम टेम्परेचर इन्वर्जन का बात करते हैं तो उसको किसको कहते हैं? व्हेन द टेम्परेचर, अगर हाइट के साथ टेम्परेचर, अगर हाइट इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा तो उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं. बट इफ हाइट इज इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. ओके. और इसके लिए कंडीशन, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कंडीशन क्या क्या होता है? तो पहला होता है लॉन्ग विंटर नाइट. दूसरा होता है क्लाउडलेस क्लियर स्काई. नेक्स्ट इज काम एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज आइस कवर्ड सरफेस एंड ड्राई एयर. ओके. ये सब कंडीशन होते हैं एक टेम्परेचर इन्वर्जन बनने के लिए. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओ होरिजन फाउंड इन द सॉइल प्रोफाइल. ओके. ओ होरिजन सॉइल प्रोफाइल में पाया जाता है. इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चूज करना है. सो पहला स्टेटमेंट इज इट लार्जली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स विथ वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल. नो, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज़्यादा होता है, मोर. ओके. और मिनरल्स इसमें नहीं होता है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इफ statement second, it is generally absent in forested areas. No, it's wrong also because it's present. If we are talking about O horizon, let me draw a diagram.
this is the O horizon, okay, which is called top layer of the soil. And at O horizon is also called humus and organic layer, okay. And thereafter आता है ए होरिजन, ओके। देन ए होरिजन को हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये तो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ओ होरिजन, तो वो होता है फॉरेस्टेड एरिया में, जहाँ पे पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और वो ह्यूमस की तरह तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बी होरिजन, जिसको सब सॉइल भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज C horizon, which is called parent rock or regolith. And last layer is D horizon, जिसको हम लोग bedrock भी बोलते हैं, ओके। और ये पूरा जो सॉइल का प्रोफाइल है, इसको हम लोग पेडोन के नाम से जानते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ्स हीट बजट। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अर्थ्स हीट बजट, ओके। पहला स्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट अर्थ दैट energy that earth radiates back into this space is greater than the amount of heat energy is absorbed from the sun. No, it's not correct, because it's not a greater than, it's a lesser than, okay। और जो सन एनर्जी देता है उसमें 70% एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। विच और एब्जॉर्ब कौन करता है? लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर, इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the sun emits the heat in the short wave radiation and the earth emit back in the long wave radiation. It's a true statement. Next statement is the amount of energy that is reflected, known as earth's albedo, is about 30%. Yes, correct. 2 and 3 are correct. Option B is correct answer, because अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था कि कितना एब्जॉर्ब करता है, तो 70%, तो रिफ्लेक्ट कितना करेगा? 30%, ओके। और वो अल्बीडो के द्वारा किया जाता है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकमिंग सोलार रेडिएशन, लेट मी मेक अ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। और सोलार रेडिएशन जो आता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है अर्थ पे, okay, but when it reflecting back, it's going like this and wavelength is longer, so long wave में जाता है एंड शॉर्ट वेव में आता है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड आउट गोइंग और फिर रिफ्लेक्टिंग बैक, व्हेन इट रिफ्लेक्टिंग बैक इट्स अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोमॉर्फिक मूवमेंट, ओके। जियोमॉर्फिक मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है मड फ्लोज अकर फ्रिक्वेंटली ऑन द slopes of erupting and recently erupted volcanoes. Correct statement. Debris avalanches is characteristic of humid region or with or without vegetation. Correct statement. और debris avalanches की तरह स्नो avalanches भी आते हैं, ओके। बस इसमें डेब्रिज आता है और इसमें स्नो का आउटब्रेस्ट होता है सडनली, okay. Next statement is no geomorphic agents like running water, glacier, wind, waves and currents do not participate in the process of mass movement. It's a correct statement. So option C is the correct. All of the above are correct, क्योंकि इसमें correct पूछा है।
और अगर इसमें तो ये हो गया जो कि नहीं पार्टिसिपेट करता। तो पार्टिसिपेट कैसे होता है, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किसका, ग्रेविटी का। ओके, और ये फॉल कैसे करता है, तो क्रिप हो जाता है या फ्लो होता है या फिर स्लाइड होता है या फिर फॉल करता है। ओके, सो इसमें हो जाएगा पहला जो स्टेटमेंट था हमारा, उसमें अगर हम बात करें आगे इसका, तो वॉल्केनिक ये बनता कैसे है, मड फ्लो, ठीक है। तो व्हेन वॉल्केनिक एश डस्ट एंड अदर फ्रैगमेंटेड टर्न्स इनटू द मड ड्यू टू द हेवी रेनफॉल्स and flow down to tongue or stream of mud causing great destructions to human habitation. For example, अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, तो वो हो जाएगा एंडीज माउंटेन। और ये कहाँ पे है, तो ये है साउथ यूएसए में, साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रॉकीज का, तो ये किधर है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, पहला स्टेटमेंट है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अराइविंग इन इंडिया हैव either delayed or weakened in the past few years because, statement 2, during December month subtropical westerly jet streams have been shifting northward। के सही है, जी हाँ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट and statement 2 is the correct explanation of the statement 1। so next question में हम आते हैं। next question is, consider the following statements regarding the structure of the atmosphere। okay, first statement is troposphere reaches its maximum thickness around 30-degree latitude both north and south of the equator। is it true? no, it's not true, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस होता है वो, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड पोल। ओके, तो पोल में इसका 8 किलोमीटर होता है एंड इक्वेटर में 13 किलोमीटर, बिकॉज इक्वेटर हमारा वार्मेस्ट प्लेस है एंड पोल्स हमारे दोनों तरफ के वो है कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। तो अगर वार्म प्लेस है तो टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो जो एयर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, और यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है तो एयर थोड़ा डिसेंट ही रहेगा, मतलब नीचे तक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द जोन सेपरेटिंग ऑफ स्ट्राटोस्फेयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज tropopause। is it correct? no, it's not correct, because troposphere एंड स्ट्राटोस्फेयर का जो बीच का डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, विच इज़ कॉल्ड नॉट अ ट्रोपोस्फेयर, इट्स कॉल्ड स्ट्राटोपाउज, इट्स कॉल्ड ट्रोपोपाउज। ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेट मी चेक स्टेटमेंट 3, द ionosphere is located above the mesosphere। yes, it's correct। so इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। और अगर हम बात करते हैं इसका लेयर का, सबसे पहले कौन सा आता है और कौन सा बाद में, पहला हो जाएगा, अगर हमें याद करना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ईट मोस्ट, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख लीजिए। ओके, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर पहला लेयर, दूसरा स्ट्राटोस्फेयर दूसरा लेयर, तीसरा ये कोई लेयर नहीं है, ये ओजोन है जो कि स्ट्राटोस्फेयर में आता है, ओजोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर, दिस वन थर्मोस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। और आइनोस्फेयर कहाँ है, ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, ईट मोस्ट करके आप लेयर्स को याद रख सकते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ हीट्स ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
Consider the following statement: the clear sky and calm air, high relative humidity, cold and long nights are ideal condition for the dew formation. Yes, it's correct. अगर dew formation का ideal condition चाहिए तो यही होना चाहिए: clear sky, calm air, high relative humidity and cold and long nights. Okay, तो पहला स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. नो, नॉट बिलो द, इट्स अबव द. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, विच इज़ 1 ओनली. और ड्यू पॉइंट होता क्या है और ड्यू किसको बोलते हैं? तो व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन cooler surface of solid object such as stones, grass blades and plant leaves is known as dew. Okay, तो इसका आंसर क्या था? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. With reference to the alluvial soil of India, consider the following statements. Alluvial soil इंडिया में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 40% टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. ओके, and statement 1 is they are depositional soil transported and deposited by the river and stream. Yes, it's correct. हमने earlier question में देखा था ये. And next है they are generally rich in phosphorus but poor in potash. No, it's not correct. So option A is the correct answer. और alluvial soil vary in the nature of vary in nature from sandy loamy to clay. ओके, और अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया खादर, दूसरा हो गया भांगर. ओके, अगर हम खादर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा न्यू एलुवियल सॉइल, और भांगर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ओल्ड एलुवियल सॉइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ओनली 1 इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इरोजन ऑफ रॉक्स. Erosion of rocks. Erosion refers to the process of disintegration of rocks but not the transportation. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये गलत है, क्योंकि इरोजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑल्सो. ओके, next statement is running water, glacier and wind are agent of erosion. Yes, it's correct. Next erosion is an in situ process. No, it's ex situ process. Okay, और ex situ क्या होता है? जब कोई मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, ये रखा जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम लोग ex situ बोलते हैं. लाइक यहाँ पे कोई मटेरियल था, वो वेदर्ड हो गया और उसके बाद किसी एजेंट की वजह, चाहे वो विंड हो, चाहे ग्लेशियर के द्वारा या फिर रनिंग वाटर के द्वारा, यहाँ ले जाके डिपॉजिट कर दिया. दिस इज़ कॉल्ड एक्स सीतु. एक जगह से दूसरे जगह ले जाके डिपॉजिट कर देना या फिर रखना. बट अगर हम इन सीतु का बात करें तो जहाँ वेदर्ड हुआ है वहीं पे वो डिपॉजिट हो जाता है. ओके, तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही था, स्टेटमेंट 3 हमारा गलत हो गया एंड स्टेटमेंट 1 इज भी गलत था. एंड when we are talking about statement 4, the erosion is responsible for the formation of different landforms. It's also correct. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. Consider the following statements with reference to a particular climatic region. Okay, statement 1 is the summer is dry and warm while there is rainfall in winter. ये स्टेटमेंट सही है. हाँ, एंड इसमें देखना क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद पर्टिकुलर क्लाइमेटिक. अच्छा, कोई क्लाइमेटिक रीजन दिया है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्लाइमेटिक रीजन सही होगा. ओके, तो पहला है द समर इज ड्राई एंड वार्म वाइल देयर इज रेनफॉल इन विंटर. ये किस में होता है? मेडिटेरेनियन
टाइप का क्लाइमेट में होता है। ओके, तो ट्रीज हैव स्मॉल ब्रॉड लीव्स एंड देयर आर वाइडली स्पेस्ड लीडिंग टू द एब्सेंस ऑफ सेड, ये भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दिस climate favor viticulture and wine produce in an economic activity here, तो वो हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल नहीं होगा, पोल भी नहीं होगा, पोल में बहुत ज़्यादा ठंडा है, इक्वेटोरियल में टेम्परेचर हाई है, एंड सवर्ना क्लाइमेट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और ये जो यहाँ अफ्रीका के ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके अराउंड में जो भी कंट्री है वहाँ पे उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल इन एरिया ऑफ द लो रेनफॉल, नो, sandstone and quartzite in area of the high rainfall, no, crystalline igneous rock in area of low rainfall, it's correct answer। and ये पाया जाता है रेड सॉइल कहाँ पे, तो वो ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के एरिया में, एंड ये पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में होता है, एंड ये crystalline igneous rock in area of low rainfall in the east and south part of the Deccan Plateau पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है एन एयर मास इज अ बॉडी ऑफ एयर कवरिंग अ रिलेटिवली वाइड एरिया एग्जिबिटिंग approximately uniform physical property, is it true? Yes, it's true। okay, next statement is an air mass there is negligible vertical variation in temperature and moisture, it's not a vertical, it's a horizontal, so statement 2 is wrong। next statement is when two contrasting warm and cold air masses meet they form a front, yes it's correct। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 and 3 are correct answer which is called option C। ओके, और एयर मास होते क्या है, तो वो डू नॉट एग्जिबिट यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दीज are produced when Coriolis force is balanced by the pressure gradient, they flow parallel to the isobar in the middle latitude aloft in the troposphere, they do not occur near the surface of the earth due to the presence of frictional force। तो ये किस पैसेज को ये करता है, तो पहला है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रेड विंड्स, जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स एंड वेस्टर्लीज, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जियोस्ट्रॉपिक winds are correct answer। okay, next question में हम आते हैं, with reference to this soil which of the following statement is not correct। okay, so पहला statement calcification of soil occur in arid and semi-arid environment where potential evapotranspiration exceed precipitation, it's a correct statement। next, Eluviation of soil involve the deposition of nutrients and organic material at the uppermost layer, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इलुविएशन में क्या होता है कि अपर मोस्ट लेयर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो नीचे चला जाता है, ओके, न कि ऊपर रहता है टॉप लेयर में, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा विच इज़। एंड अगर हम अदर स्टेटमेंट को देखते हैं तो है पोर्जोल सॉइल profile are associated with the coniferous vegetation, it's a correct also। Glaying of soil occur in very wet or waterlogged soils under anaerobic condition, it's also correct। okay, so next question पे हम आते हैं, with reference to the landform of arid region which of the following is not a correct statement, कौन सा correct statement नहीं है, so पहला है with reference to the most effective agent of erosion, transportation and deposition of the arid region,
इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, मैकेनिकल वेदरिंग इज मोर विजिबल इन द एरिड रीजन इन कंपैरिजन टू द केमिकल वेदरिंग, ये भी सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ज्यूजन एंड यारडांग आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स इन डेजर्ट एरिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सही स्टेटमेंट है, और यहाँ पूछा क्या है, नॉट करेक्ट अबाउट एरिड रीजन। तो प्लायर लेक आर लो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, नहीं ये गलत होगा क्योंकि ये लो नहीं, हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट यहाँ पे पाया जाता है। और प्लायर लेक को हम ये क्या बोलते हैं, ड्राई लेक भी बोलते हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ द, और ये केस आता क्यों है ड्राई लेक एंड हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, तो वो होता है बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेशन एंड ग्लिस्टनिंग वाइल ड्राइंग अप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in the lower course of the northern plain, velocity of the river decreases due to their gentle slope and riverine islands are formed. Is it correct? Yes, it's correct, okay. Next, riverine islands are formed in the lower course of the fluvial erosion activity in the upper reaches of the Himalayan mountain. It's also correct. Next, Brahmaputra plain are known for their riverine island and sandbars, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, विच इज कॉल्ड ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। Consider the following statements with respect to cloudburst. Okay, cloudbursts are typically associated with cumulonimbus clouds. It's a true statement. Next is the occurrence of the cloudburst is primarily influenced by the orogenic lifting. Yes, it's also true. And cloudbursts are more common in arid region with low humidity level. No, it's not true because it's less common, मतलब कम होता है in the arid region, okay. And cloudbursts, while the which are large vertically developed cloud known for their potential to produce thunderstorm and heavy rainfall, okay. But the most air is forced to rise over the elevated terrain, leading to the rapid cooling and condensation of water vapor, resulting in the intense rapid rainfall. So answer for this question is statement B, option B. Only two statements are correct, which is 1 and 2, and third is incorrect, okay. Next question is, consider the following statements regarding the laterite soil in India are correct, okay. First is, they are normally heavy and black in color. No, it's not black in color, it's a rusty red in color, okay. First statement is wrong. They are rich in inorganic matter and humus. Yes, no, it's not correct. Poor in inorganic poor in organic matter and humus and nitrogen, phosphorus, calcium also. एंड अगर हम रिच का बात करें तो आयरन ऑक्साइड एंड पोटास इसमें एक्सेस अमाउंट में रहता है, ओके। सो स्टेटमेंट टी इज 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, दे आर वेल डेवलप्ड इन एरियाज विथ high temperature and high rainfall. Yes, it's correct. Next is, they are widely cut as bricks for use in the house construction. Yes, it's also true. So answer is only 3 and 4 is correct, which is called option D, okay. Next question is, with reference to the ITCZ, intertropical convergence zone, okay. फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज. इज इट ट्रू? Yes, it's true, okay. In winter, ITCZ moves northward, and so the reversal of the wind from the south and southwest to northeast take place. No, it's not correct, because ITCZ in winter, ITCZ moves southward, and so the reversal of the winds from the south
from northeast to south and southwest called east northeast monsoon. Okay, so statement only one is correct, which is A is answer. Next question is, with reference to the monsoon in India, consider the following statement, which is correct. Okay, so first statement is, a strengthening of Somali jet stream gives the rise to strong monsoon over peninsular India. Yes, it's correct. Next statement is, tropical easterly jet stream dissipate completely from the Indian subcontinent during the monsoon break condition. No, it's not the correct answer because it's weaken, not to completely dissipate. Okay, and tropical easterly jet streams are moves northward up to the latitude of 20 degree north, which is called during monsoon break condition. Okay, so option A is correct. Statement 2 incorrect थी, तो statement 1 only is correct, which is called option A. Okay, so thank you so much guys, आज के लिए इतना ही. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.